Hey everyone, welcome to Senkori Education. I'm Muskan Kaul in front of you all. क्लास 9th कल हमने रदरफोर्ड जी के मॉडल के बारे में पढ़ा था, जिसमें से क्या हुआ था, जिसमें से एक ड्रॉबैक आया था। और वो ड्रॉबैक क्या था कि रदरफोर्ड जो थे वो ये जो थे एटम्स, उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो रदरफोर्ड से क्या हुआ था, उनके उस मॉडल से जो है क्वेश्चंस उठने लग गए थे। बाकी साइंटिस्ट उनसे क्वेश्चन पूछने लग गए थे, अरे भाई एटम की स्टेबिलिटी है या नहीं, एटम स्टेबल है या नहीं। तो इस चीज को रदरफोर्ड जी तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर आते हैं कौन, फिर आते हैं ये नील्स बोर। नील्स बोर ने क्या किया, रदरफोर्ड तुम मेरे भाई हो, तुम घबराओ मत, मैं बताता हूँ, मैं बस तुम्हारे से जो मॉडल है तुम्हारा उसमें थोड़ा सा चेंज करूँगा और क्या हो जाएगा, एटम की स्टेबिलिटी का जो सवाल है वो हो जाएगा ख़त्म। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं बोर मॉडल के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है, आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा बट बहुत अच्छे से आई विल एक्सप्लेन यू, तो आप टेंशन मत लेना। तो चलिए गाइस इसी के साथ हमारा आज लेक्चर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले नील्स बोर के बारे में। तो नील्स बोर जो हैं ये बॉर्न हुए थे कोपेनहेगन में ऑन 7 अक्टूबर 1885, राइट। इनको ये एज अ प्रोफेसर भी अपॉइंट हुए थे ऑफ फिजिक्स, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी इन 1916। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था गाइस, ये पॉइंट मार्क करो प्लीज। इनको नोबेल प्राइज मिला था, किस लिए, इसी के कारण ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। कब मिला था, 1922 में मिला था। उसके बाद अमंग प्रोफेसर बोर्स न्यूमरस राइटिंग्स 3 अपीयरिंग एज बुक्स आर। मिस्टर बोर जो थे इन्होंने 3 बुक्स भी इनकी जो थी वो पब्लिश हुई थी। कौन कौन सी थी, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी, एंड जो तीसरी है वो है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। तो ये जो थी ये इनकी 3 बुक्स थी। तो चलिए ये तो हमने पढ़ लिया कि जो रदरफोर्ड जी थे उन्होंने बेसिकली क्या बताया था। अब चलते हैं, इनका जो बेसिक मोटो था, इन्होंने क्या बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इनका जो मॉडल था उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन जो है, भाई रदरफोर्ड से क्या पूछा गया था, अगर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं तो क्या वो ऑपोजिट चार्जेस जब हैं अट्रैक्ट नहीं हो रहे, क्या इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर रहे, यही क्वेश्चन रदरफोर्ड से पूछा गया था। तो इसका बहुत अच्छा सा जवाब इन्होंने क्या दिया बोर ने, वो ये था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिवॉल्व तो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, चलिए एक डायग्राम के साथ देखते हैं। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बीच में क्या है, ये है एक न्यूक्लियस जो कैसा होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज जो था उसका नाम क्या दे दिया गया था, न्यूक्लियस, राइट। और इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे ही नहीं घूमते, वो घूमते हैं कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, कि इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ ऑर्बिट्स है, कुछ सर्कुलर पाथ बना हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक। और कैसे मूव करते हैं, वो अपनी कोई एनर्जी लूज नहीं करते किसी भी रेडिएशन के टाइम पे। तो ये था उनके जो मॉडल था उसका मेन कंसेप्ट, ठीक है। क्या कहा था, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि न्यूक्लियस होता है बीच में एक एटम के, ठीक है, 10⁵ टाइम्स छोटा होता है एक एटम से, ठीक है। और उसके बाद इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं सर्कुलर पाथ, एक ऑर्बिट होता है, एक नहीं मतलब ऐसे अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, बिना अपनी एनर्जी को लूज किए हुए किसी भी रेडिएशन में, ठीक है, विदाउट लूजिंग एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के जो टर्म्स में वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते, कौन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये कहा गया था बोर मॉडल के थ्रू। अब कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए थे जिसमें क्या था, एक सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो ऑर्बिट्स हैं इनका नाम क्या दे दिया गया था कि ये एटम के अंदर होते हैं, जिन्हें बोला जाता है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो सर्कुलर पाथ है इनको बोला जाता है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कहाँ होते हैं, एक एटम के अंदर होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट बोला गया जब रिवॉल्विंग, जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनमें रिवॉल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एनर्जी नहीं रेडिएट करते, क्योंकि ये उन्होंने बताया था जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ना तो वो एनर्जी लूज करेगा ना ही वो एनर्जी गेन करेगा।
रिवॉल्विंग के टाइम पे, प्लीज मार्क द पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है इन शेल्स में, ये जो एनर्जी शेल्स भी कहते हैं, इन ऑर्बिट्स को क्या कहा जाता है, एनर्जी शेल्स भी कहा जाता है या एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करता है तो मूव करते टाइम ना तो वो एनर्जी को लूज करेगा और ना ही वो एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स। तो ये जो ऑर्बिट्स थे, ऐसे ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये तो है न्यूक्लियस, राइट। अब इस न्यूक्लियस के जो है साइड्स में क्या है, ये पहला ऑर्बिट है, इसके बाद ऐसे ही ये सेकंड ऑर्बिट आएगा, ठीक। तो इन ऑर्बिट्स का नाम क्या पड़ गया, इन ऑर्बिट्स का नाम पड़ गया एनर्जी शेल्स और एनर्जी लेवल्स। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये जो 3 पोस्टुलेट थे ये बोर्ड ने बताए थे कि भाई ऐसा है, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन बीच में न्यूक्लियस में जाके नहीं गिर जाते। क्लियर। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे गाइस एक डायग्राम आ गया है। अब तो ये वापस हम लेबलिंग कर लेते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज द न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस कैसा है गाइस, ये न्यूक्लियस है बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये देखिए ये एनर्जी शेल्स हैं जिसमें ये ब्लू कलर का जो बॉल टाइप स्ट्रक्चर डॉट बनाया है, ये क्या बता रहे हैं कि ये है इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर दे आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो जैसे ये है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में, इस एनर्जी शेल में मूव करते हैं, क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये भी बताया इनके एनर्जी जो शेल्स होते हैं, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी शेल का जो बेसिक प्रॉप होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब कैसे, इन्होंने सबसे पहले तो इन एनर्जी शेल्स को नाम भी दिया। पहला जो सबसे न्यूक्लियस के पास वाला शेल है उसको नाम क्या दे दिया, यहां लिख देते हैं n=1, भाई शेल पहला शेल है। सेकेंड वॉज n=2, थर्ड वॉज n=3 एंड फोर्थ वॉज n=4। यानी 1 2 3 4 नंबर्स के बेसिस पे क्या कर दिया, इनकी नंबरिंग कर दी गई, ठीक है। वहीं अगर अब हम अल्फाबेट्स की बात करें, अगर अब हम किसकी बात करें गाइस, अल्फाबेट्स की बात करें, तो जो n था यानी जो फर्स्ट शेल है उसका नाम क्या पड़ गया, k शेल। फिर क्या पड़ा, l शेल, देन m शेल एंड एट द एंड वाज n शेल। तो एक न्यूक्लियस में 4 शेल्स होते हैं, k, l, m एंड n। और हर जो शेल होता है उसकी एक कैपेसिटी होती है। उसकी एक कैपेसिटी ये होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, ठीक है। बट अभी इतना डिटेल में बोर्ड ने नहीं बताया था, बस उन्होंने ये बताया था कि भाई ये तो डायग्राम बता दिया उन्होंने, और ये शेल्स का बता दिया कि ये न्यूक्लियस है और 4 शेल्स होते हैं, और उन 4 शेल्स का नंबर में बता दिया था कि 1 2 3 4 अगर हम नंबरिंग करें, और अल्फाबेटिकली उन्होंने बता दिया कि k, l, m एंड n शेल्स है। दीज आर द सो ऑन नेम्स ऑफ देम। अब इनमें क्या होता था, प्लीज ये ध्यान रखना, इन शेल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इन एनर्जी शेल्स में। क्लियर। आई होप ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये तो मैंने आपको बताया कि हर शेल की एक एनर्जी होती है। क्या होती है, हर शेल की एक एनर्जी होती है। अब एनर्जी कैसे, जो फर्स्ट शेल है इसकी एनर्जी क्या हो गई, इसकी एनर्जी हो गई E1। सेकेंड शेल है इसकी एनर्जी हो गई E2। थर्ड शेल है इसकी एनर्जी हो गई E3 एंड फोर्थ शेल की एनर्जी हो गई E4। बोर्ड ने यह भी कहा था जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा कोई भी शेल, उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ये बोर्ड ने कहा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर E1 जो है उसकी एनर्जी 1 है तो E2 की एनर्जी क्या होगी, 2 होगी, E3 की क्या होगी, 3 होगी, यानी बढ़ते हुए क्रम में होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चली जाती जाएगी इनकी एनर्जी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, क्या बोला गया था। और बिल्कुल ये अभी मैंने आपको बताया कि जो है नंबरिंग के बेसिस पे उन्होंने बता दिया था
कि जो शेल्स हैं उनके 1 2 3 4 नंबर थे, जैसे ही हम आउटवर्ड्स जाएंगे यानी न्यूक्लियस से बाहर जाते जाएंगे, बीच में तो आ गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद जो सबसे पहला शेल है दैट इज 1 शेल, फर्स्ट शेल जिसका नाम है के शेल, सेकेंड शेल है उसका नाम है एल शेल, थर्ड शेल है उसका नाम है एम शेल एंड द फोर्थ शेल जो है उसका नाम है एन शेल। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, एनर्जी शेल जो है ना, उन हर शेल की अलग अलग एनर्जी होगी। कैसी होगी? E1 E2 E3 और E4 एनर्जी के टाइप में होगी। और जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से शेल दूर होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, उस जो शेल होगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्लियर गाइज? So long as an electron is revolving in a particular orbit, it can neither lose energy nor gain. ये भी आपको मैंने अभी बताया, जब प्लीज मार्क द पॉइंट, जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेल में रिवॉल्व कर रहा होगा, ट्रैवल कर रहा होगा, उस वक्त ना तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे सकता है और ना तो वो एनर्जी किसी से ले सकता है, यानी वो गेन भी नहीं कर सकता। ठीक है, thus the atom is stable and does not collapse। अब क्या हुआ, ना वो दे सकता है एनर्जी ना वो ले सकता है, तो एटम क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। स्टेबल हो गया है तो यानी अब वो कोलैप्स नहीं कर पाएगा, यानी वो अब आपस में सब है ना एक दूसरे के अंदर गिर नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई कोलिजन नहीं हो जाएगा उनके बीच में। एंड द स्टेट ऑफ द एटम विद द लोएस्ट, जिस एटम में सबसे कम एनर्जी होगी उस एटम को क्या बोला जाएगा, उस एटम की स्टेट को बोला जाएगा ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम कहा जाएगा। क्लियर गाइस? इतना आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये था जो बोर जी ने बताया था, जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बीच में तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा जो क्या है, दैट इज अ न्यूक्लियस। उसके बाद जो पहला शेल होगा उसका फर्स्ट शेल का नाम क्या होगा, के शेल, सेकंड शेल का नाम होगा एल शेल, थर्ड शेल का नाम होगा एम शेल एंड फोर्थ शेल का नाम होगा एन शेल। तो ये है गाइस जो बेसिक बोर जी ने बताया। और क्या बताया कि इन शेल्स में क्या ट्रैवल करेंगे, इन शेल्स में ट्रैवल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और मूव करते टाइम ना वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा ना वो एनर्जी लूज करेगा, तो एटम तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके कारण जो एटम है वो स्टेबल हो गया। तो यहाँ से जो है रदरफोर्ड जी को काफी हेल्प मिली थी। जैसा बोर जी ने कहा था रदरफोर्ड को, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें कहीं ऐसे नहीं बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करने दूंगा, मैं बस तुम्हारे मॉडल में थोड़ा सा चेंज करूंगा। और देखिए उन्होंने स्लाइटली चेंज किया और जो है एटम की स्टेबिलिटी का जो क्वेश्चन था उसका जवाब हमें मिल जाता है। नेक्स्ट अब बोला गया कि एनर्जी इज लॉस्ट और गेन बाय इलेक्ट्रॉन। ऐसा भी टाइम आता है गाइस जब एनर्जी जो है वो लूज भी होती है और वो गेन भी होती है, लेकिन कब ऐसा होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना एनर्जी शेल छोड़ के दूसरे एनर्जी शेल में जंप करे। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा फर्स्ट शेल, ये हमारा सेकेंड शेल एंड ये हमारा थर्ड शेल। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में, ये येलो से जो बनाया है दिस इज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये सेकेंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या चाहता है, बोलेगा भाई मैं यहीं थोड़ी पड़ा रहूंगा, मुझे भी तो आगे जाना है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ थर्ड शेल में जाके आऊं, जरा क्या करूं थर्ड शेल में जंप करूं। लेकिन क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट में जंप करूं, लेकिन ये ऐसे जंप नहीं कर पाएगा। फिर इस इलेक्ट्रॉन को कोई कहता है तुम पता है कब जंप कर सकते हो, जब तुम्हारा जो इन दोनों शेल्स का डिफरेंस होगा तुम उतनी एनर्जी गेन कर लोगे। तो इलेक्ट्रॉन को समझ में नहीं आया। फिर इलेक्ट्रॉन को समझाया गया अरे भाई E2 जो है वो लेस है E3 से, E3 का जो एनर्जी है, E3 जो शेल है उसका एनर्जी ज्यादा है E2 के कंपैरिजन में। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, E3 और E2 के बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, E आया, ठीक है, E3 माइनस E2 जो है उसका डिफरेंस कितना आया, E एनर्जी आया, राइट। तुम्हें E एनर्जी, जितनी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, उसी के बाद तुम अपने जो है ऑर्बिट छोड़ के दूसरे वाले जो एनर्जी शेल है यानी थर्ड ऑर्बिट में तुम जा सकते हो। तो इसने क्या किया, इसने जैसे तैसे करके E जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और ये इसने क्या किया, ये पहुंच गया है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच गया थर्ड शेल में। क्लियर।
लेकिन अब क्या हुआ, थर्ड शेल में वो पहुंच तो गया बट वहां पे तो एटम हो गया अनस्टेबल, वहां से क्या हो गया, स्टेबिलिटी में फिर प्रॉब्लम आई। तो क्या कहा गया इसको, भाई तुम रहने दो, तुम वापस आ जाओ। तो इसको वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी, जितना डिफरेंस इसने गेन किया था उतना ही डिफरेंस इसको एनर्जी का लूज करना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा, तब ये जाके क्या आएगा, तब ये जाके वापस आ पाएगा। क्लियर? ऐसा नहीं होता कि ये फॉर एग्जाम्पल ये बोला इलेक्ट्रॉन, येलो वाला इलेक्ट्रॉन, कि मैंने एनर्जी गेन कर ली, अब मैं इसी ऑर्बिट में बैठूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर इसने एनर्जी गेन कर ली तो इसको नेक्स्ट ऑर्बिट में जाना ही पड़ेगा, बेमन से ही जाए लेकिन जाना तो पड़ेगा। और जैसे ही ये वहां जाता है तब क्या हो जाता है, फिर स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये बेचारा वापस अपनी एनर्जी लूज करके वापस अपने पुराने ऑर्बिट में आ जाता है। तो ये है गाइस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। द एटम इज देन सेड टू बी एक्साइटेड। जब ये इस वाले एनर्जी शेल में जाता है, यानी जब ये एनर्जी गेन कर लेता है, तो ये कौन से स्टेट में आ जाता है, ये आ जाता है एक्साइटेड स्टेट में। कौन से स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। यानी एक्साइटेड स्टेट में आने का मतलब है कि एक एटम स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हो कि एटम की स्टेबिलिटी किससे जज की जाती है। एटम की जो स्टेबिलिटी है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होती है, वो उसके इलेक्ट्रॉन से जज की जाती है। इट लूजेस और एमिट्स एंड जम्प्स बैक टू द सेम एनर्जी लेवल। वो वापस क्या करता है, लूज करता है एनर्जी को, जितनी उसने एनर्जी ई एनर्जी ली थी, और वापस अपने पुराने शेल में आ जाता है। तो ये है गाइस नील बोर का मॉडल। उन्होंने इसी अपने मॉडल के थ्रू क्या किया, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया। तो गाइस ये वाला टॉपिक होता है यहीं खत्म। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।